हेलो, वेलकम टू क्लास। एक बार फिर से हम लोग बीपीओ मुख्य परीक्षा के पार्ट नंबर 5 में आज हम लोग टॉपिक में बात करेंगे कि किस तरह से पंचायत में राजस्व यानी कि टैक्स की प्राप्तियां और व्यय होते हैं। और परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपको पता है कि इसका एग्ज़ाम जो है पहले नवंबर या दिसंबर में लग रहा था, लेकिन अब वो थोड़ा और डिले हो सकता है। जनवरी में जाने की संभावना है, लेकिन आप लोग फिलहाल नवंबर या दिसंबर मान के ही तैयारी करें, क्योंकि जिससे कि आलस नहीं आएगा और आप लगातार पढ़ते रहोगे और सिलेबस ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा बार कवर कर लोगे, रिवीजन ज़्यादा कर लोगे, तो वो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, लेकिन आप परेशान नहीं होना है। लगभग 15 से 20 क्लास में ये कोर्स मैं समाप्त कर दूंगा। उसके हम लोग यूपीजी के या फिर कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो सभी लोगों का, जैसे कि बच्चों का क्वेरी आ रहा था कि सर इस बैच को जो है पेड कर दीजिए, कुछ ना कुछ फीस रख दीजिए। लेकिन क्योंकि अभी हम लोग जो है पूरा कोशिश ये कर रहे हैं कि चीज़ें चैनल पे निःशुल्क रहें, बस आप लोग जो है सपोर्ट बनाए रखिए। इसलिए अभी तक कोई भी जो है कोर्स को पेड नहीं किया गया है, सब कुछ फ्री है। और जो है चलो वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि किस तरह से हमारे पास जो पंचायतें हैं उनको जो है धनराशियाँ प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहला है आपका कि वित्त आयोग से प्राप्त होता है, राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होता है। उसके बाद ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से प्राप्त होता है, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान से, लेकिन जो है सर्वाधिक पिछड़े जो जनपद हैं उनमें ही जो है लागू होती हैं, और स्वयं के संसाधन से प्रयोग में जो है प्राप्त होता है। तो ये लगभग 5 तरीके हैं जहाँ से हमें राजस्व मिलता है। देखो एक एक करके कि जो है आपको चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है व्यवहारिक रूप से आपसे आएगा। यहाँ पर रटने से कोई काम चलने वाला है नहीं। रटने वाला सिलेबस अगर आया होता तो सिलेबस वो चेंज ना करता। ठीक है, चलो सबसे पहला हमारा जो है कि किस तरह से हमारे वित्त आयोग में जो है चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो 12वें वित्त आयोग में जो कहानी बताएंगी वो अभी पर हम लोग समझेंगे किस तरह से। तो यहाँ पर सीधे सब ये कहा गया है कि पंचायतों की जो प्राथमिकता है वो सबसे पहले क्या है, पेयजल है। यानी कि आपने देखा होगा बहुत जगह गांव में जो है हैंडपंप वगैरह हर 5 साल में या पंचवर्षीय के अंतर हर 5 साल में हैंडपंप वगैरह नए लगते हैं या उन पे रीबोरिंग होती है। तो उनमें जो है रख रखाव में या उन पे काम किया जाता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, और पेयजल एवं स्वच्छता जो है परिसंपत्ति जो है इन पे धनराशि का उपयोग जो है किया जाता है। ठीक है, उसके संपर्क मार्ग, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, और उसके बाद आपका स्वस्थ पेयजल है ना, मार्ग प्रकाश, लाइटें वगैरह, जल निकासी, स्वच्छता, इन सभी चीज़ें। ठीक है, और समुदाय गृह एवं कब्रिस्तान है ना, इन सामुदायिक जितनी भी संपत्ति होती हैं इन सभी में हम लोगों को जो है पैसा आता है सरकार के द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा, और उसको जो है लगाया जाता है। तो आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा आपका क्या है कि राज्य वित्त आयोग। और देखो याद रखो कि राज्य वित्त आयोग जो है वो आपके सिलेबस में डिटो दिया भी गया है कि राज्य वित्त आयोग किस तरह से काम करता है। वो सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो राज्य वित्त आयोग की जो धनराशि है वो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है पर संपत्तियों पर जो है रखरखाव पे जो है खर्च किया जाता है, जो भी संपत्ति है पंचायत की उन पर। उसके फिर कह रहे हैं कि इनमें जो है क्या होता है, जिला पंचायत में जो धनराशि मिलती है उसमें 25% अंश अपने कर्मचारियों के वेतन पेंशन पर खर्च करने के लिए अधिकृत किया जाता है, तथा शेष धनराशि जो है विकास के क्रियाकलापों पर व्यय की जाएगी। ये इन्होंने पहले ही बता दिया। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइए जिला पंचायतों से अवमुक्त धनराशि का कितना प्रतिशत जो है कर्मचारियों या वेतन पे जो है खर्च करने की जो है अधिकृत किया गया है। तो ऑप्शन दे देगा 20%, 25%, 30%, है ना, इस तरह से। तो आप जो है पढ़ करके अगर गए होगे तो आपको आराम से आंसर जो है आ जाएगा, इसमें कोई रटने वाली बात है नहीं। ठीक है, चलिए। तो और उसके बाद जो राशि है वो किस तरह से खर्च करेंगे, सार्वजनिक जो है लैंप पोस्टों के रख रखाव के लिए, जितने भी जो चीज़ें बनाई गई हैं प्रकाश स्ट्रीट वगैरह के लिए उनमें। उसके ग्राम पंचायतों में स्थगित पर जैसे प्राथमिक पाठशाला है, पंचायत भवन है ना, एएनएम सेंटर है, अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों रख रखाव के लिए। विभिन्न योजनाओं जैसे कि आपका मार्ग, खड़ंजर, नाली रख रखाव, ये सबसे ज़्यादा गाँव में बनती हैं। जल निकासी व्यवस्था जो है, स्वच्छता कार्यक्रम, प्रकाश व्यवस्था है ना, और क्षेत्र पंचायतों को समग्र धनराशि का उपयोग जो है, ये सब चीज़ें आपको बताई जाती हैं। ठीक है, तो इतनी बात चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा तीसरा जो है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, जिसको मनरेगा या नरेगा के नाम से भी जानते हो, महात्मा गांधी है राष्ट्रीय। देखो इसमें क्या होता है, इसको हम लोग अलग से कम 5 या 6 पेज में सेपरेट इस योजना को पढ़ेंगे।
इतना आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। तो अगला लेक्चर जो है हम लोग का, जब भी इस पे मैं लेक्चर बनाऊंगा तो कम से कम 6 पेज में, जो अभी आप कहोगे कि 2 लाइन में सर है, तो आप 6 पेज में ऐसा क्या बताओगे। तो वो चीज़ें हैं, देखो वही मैं बता रहा हूँ कि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको वो शानदार कंटेंट देने का प्रयास किया जा रहा है जो शायद है कि लोगों को मिलने वाला नहीं है। बस ये मत देखिए अब चैनल छोटा है, वीडियो डिले, और वीडियो जो है अगर आपको अल्टरनेट भी मिल रही तो परेशान नहीं होना भाई, है ना। सिर्फ आप कोशिश ये करो जितना पढ़ाया जा रहा है उतना बिल्कुल रट के फेंक दो, और जब आपका सिलेक्शन हो जाए, रिजल्ट हो जाए, तो बस सिर्फ ये भेज देना कि सर आपके नोट्स के द्वारा हमें जो है बेनिफिट हुआ और मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों के पास चैनल शेयर करो जिन्हें इसकी ज़रूरत है। तो आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा इसमें, अब देखो इसमें क्या उद्देश्य किस तरह से काम करता है। तो आपको पता होगा इसमें क्या होता है, इच्छुक परिवार जो भी जिनको जरूरत है वो 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराते हैं प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, और रोजगार सृजन के साथ साथ गांव क्षेत्र में आवश्यकता के अनुसार उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन किया जाता है, पर्यावरण की सुरक्षा की जाती है, और ग्रामीण से शहर की तरफ पलायन को रोकते हैं हम लोगों, गरीबों के मौलिक कारण को कम करते हैं। ठीक है, ये जो है गारंटी योजना के जो है मुख्य उद्देश्य थे आपके। बाकी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैंने आपको बता ही दिया है। अगला आपका है पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि। आपको पता होगा इन्हें ये बता रहे हैं कि वर्तमान में 34 जनपद ही संचालित हैं। ठीक है, तो एक बार करंट अफेयर्स में हम इसको और अपडेट करवा देंगे कि वर्तमान में 34 हैं या बढ़े या घट गए हैं, तो कौन कौन से क्या हैं। उनमें जो है ये पिछड़ा अनुदान, देखो सबको पिछड़ा अनुदान निधि नहीं मिलती है ना, जो उनको सरकार को लग रहा है कि ऐसे जो है क्षेत्र जो बहुत ज़्यादा है वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर विकास नहीं है, नालियाँ नहीं है, लाइट नहीं है ना, लोगों को पानी पीने की सुविधा नहीं है, तो ऐसे सिर्फ ऐसे जनपदों में ही जो है ये अनुदान दी जाएगी। तो वहाँ पे देखो क्या है, कह रहा है ऐसी नाजुक कड़ियों को जोड़ना है जिनको मौजूदा व्यवस्था के अंतर्गत जोड़ा नहीं जा रहा है, जैसे पंचायत नगर और क्षमता का विकास करना। ठीक है, उसके बाद पंचायती जो है राज संस्थाओं को नगर नया नियोजन, क्रियान्वयन और योजनाएं उपलब्ध कराना, है ना, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर बताई जाती हैं। ठीक है, और पंचायतों को उनके सौंपे गए कार्यों को निष्पादन में बेहतर जो है सुनिश्चित किया जाए, ये चीज़ें। अच्छा, पांचवा हमारा जो है वो ये है स्वयं के संसाधनों से प्राप्त होने वाली प्राप्तियां। तो स्वयं के संसाधन कौन कौन से हैं, तो देखो जिला पंचायतों को अपने क्षेत्राधिकार में रहते हुए विभव संपत्ति को आरोपित करने के अधिकार हैं। इस प्रकार लाइसेंस आदि पर शुल्क आयात करना एवं हड्डी चमड़ी की नीलामी से होने वाली आय। आपको पता होगा कोई जानवर वगैरह मर जाता था, वहाँ से जो है लेदर वगैरह बनाई जाती थी, उस तरह से। उसके धारा 103 क्या कहती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि अनुसार जिला पंचायत में निहित संपत्तियों पर भी किराया आदि की वसूली से आय भी जो है एक अन्य स्रोत है। तो ये धारा 103 क्या कहती है, इसको जो है बहुत अच्छे से जो है याद कर लेंगे हम लोग, है ना, ये हमारे काम की है। उसके बता रहा है कि जिला पंचायतों में उपरोक्त मदों से होने वाली आय को विद्युत, पानी, टेलीफोन इत्यादि की बिलों का व्यवहार करने के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। हम लोग आते हैं किस में, हम लोग, हालांकि ये टॉपिक जैसे ये अलग है, ग्राम विकास एवं पंचायती राज की योजनाएं, तो इन योजना और उसमें भी पिछड़ा अनुदान निधि, तो वैसे योजनाएं तो अलग टॉपिक, लेकिन पिछड़ा अनुदान निधि जो है वो थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये कह रहा है कि पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 250 पिछड़े जनपद का चयन किया गया है ना, पूरे देश में 250, और अभी हम लोगों ने यूपी में मात्र 34 दिए गए। ठीक है, और इसका जो है संचालन जो है कहाँ से हो रहा है, तो ये जो है जिला पंचायत लखनऊ परिसर जो कार्यालय है वहाँ से ये चीज़ें हो रही हैं। इसमें उद्देश्य क्या क्या है, तो वैसे उद्देश्य तो जो हमारे इंपॉर्टेंट नहीं, जो हमारा मुख्य इंपॉर्टेंट वो जो उद्देश्य है उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, कि पंचायती राज संस्था और नगर निकाय नियोजन को क्रियान्वयन और योजनाओं की निगरानी में जो है पेशेवर सहायता उपलब्ध कराना तथा अपर्याप्त स्थानीय जो है क्षमता व स्थानीय संसाधनों के मद्देनजर में विद्यमान कमियों को दूर करना। कहने का मतलब ये जो भी चीज़ें हैं वो सही से नहीं हो पा रही हैं, तो उनको जो है सही से विद्यमान करना, चीज़ें जल्दी हों, निष्पक्ष हों और संसाधन सबके पास पहुंच सके, तभी हमारे गांव पंचायतों का विकास हो सकता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपको पता होगा कि अनुच्छेद 243, देखो 243 के सभी अनुच्छेद हमको याद करने हैं, है ना, आपको पता होगा 243 से लेकर के 243 ABCD और O तक जो है ये सब 16 अनुच्छेद याद करने हैं। तो मैं, अगर आपको याद नहीं हुए तो बता देना, याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं याद करा ही दूंगा एग्जाम से पहले, तो इसकी ट्रिक वगैरह बता करके याद करवा दूंगा। ठीक है, तो उनमें जो है क्या कहा गया है कि मूल भावना का पूर्व ध्यान रखते हुए कार्यक्रम का नियोजन एवं क्रियान्वयन किया जाएगा।
मैंने कि पंचायत में जितनी भी काम हो रहे हैं उसमें जो आर्टिकल 243 में जितनी भी बातें लिखी गई हैं उनको हम लोग फॉलो करेंगे, उसके अनुसार ही जो है चीज़ें करेंगे। साथ में 243 जेड के अनुसार ये बता रहे हैं जिला स्तर पर गठित किए जिला योजना समिति ड्राफ्ट से प्लान तैयार किया जाएगा और ये चीज़ें बनाई जाएंगी। ठीक है। उसके बाद एक चीज़ आती है आपकी क्षमता निर्माण थी। इस धनराशि का उपयोग मूलतः नियोजन और क्रिमिनल निगरानी के लिए किया है। मतलब कि देखा जाएगा टीम में आपको पता होगा तो चेकिंग आती है, टीम आती है, वो देखती है कि सब कुछ चीज़ें मिल रही नहीं मिल रही, वो चीज़ें हैं तो निगरानी के लिए किया जाएगा। असंबद्ध अनुदान विकास के अनुदान ये क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, वह किसी योजना अथवा विशेष समाधान होकर जो है इस धनराशि के सापेक्ष पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संबंध विकास की टूटी हुई महत्वपूर्ण कड़ियों की पहचान करते हुए उनको जोड़ने के लिए कार्य करेगी। मतलब ये ऐसा कोई काम है जिसके बिना जो है वो योजना ना पहुंच पा रही है, जैसे कोई अधिकारी नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, उस टूटी हुई कड़ी को जोड़ेंगे जिससे योजनाएं पहुंच सके। तो इस तरह से हम लोग पास दोनों चीज़ें जो आपको देखनी है। ठीक है। अच्छा, जिलों को धनराशि वितरण करने के मापदंड किस तरह से हैं, तो इनमें कुछ चीज़ें जैसे प्रत्येक जिले को 10 करोड़ रुपए वार्षिक एक न्यूनतम धनराशि दी जाएगी। ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, बाइनरी कितनी धनराशि दी जाएगी। ठीक है। योजना के अंतर्गत बाकी बची 50% धनराशि सभी पिछड़े जिलों की कुल आबादी में उस जिले की जनसंख्या के हिस्से पर जो है आधार पर की जाएगी। शेष 50 धनराशि पिछड़े जिलों में कुल क्षेत्र में उस जिले के हिस्से के आधार पर दी। तो इस तरह से इन्होंने धनराशि को बांटने का प्रकार बताया, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जनपद के भीतर पंचायती राज संस्थाओं नगर निकायों के मध्य धनराशि का वितरण, तो किस तरह से उन्होंने बताया है, कहना है धनराशि के 12वें वित्त आयोग में ये बातें बताई गई हैं कि 20% धनराशि नगर निकायों को और 80% जो है वो पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाएगा। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी बात आप याद रख लें। ठीक है। उसके बाद आइएगा पंचायत संस्थाओं में धनराशि का विभाजन किस तरह से किया जाएगा, तो वो आपका राज्य वित्त आयोग जिस तरह से बताएगा इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। चीज़ों को मैंने हाईलाइट कर रखा, आप जो है पढ़ सकते हो। उसके बाद ये पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के लिए नियोजन प्रक्रिया किस तरह से होगी, तो वो आपको जो है संबंधित जिले के अंतर्गत जो है पंचायत नगर निकाय के पिछड़े क्षेत्र में क्या कोई ड्राफ्ट वगैरह तैयार किया जाएगा और उसके द्वारा योजनाओं का समन्वय किया जाएगा। तो ये कोई बड़ी बात है नहीं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है नहीं, इनको जो है हम लोग नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद सीधे सीधे आप आते हैं आर्टिकल 243 पर। तो 243 में जो भी विषय दिए गए हैं वो विषय यहाँ पर आप PDF में एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ से 4 विषय ये हैं और बाकी ये लिस्ट यहाँ पर है। तो टोटल 29 विषय दिए गए हैं, आपको पता होना चाहिए जो है कौन कौन से हैं। तो इनको जो है एक बार याद कर लेना, कोशिश ये कर लेना ये विषय भी याद करके जाएंगे। क्वेश्चन देखो जब कटन बनाएगा ना तो वो यही पूछ दे कि बताओ कौन सा विषय है या नहीं है। तो बेटर ये है कि आप याद कर लें, जो है उससे बच सकते हैं। और हमने ऐसे ही आपको कहा कि हम लोग पार्ट नंबर 6 यानी कि भाग नंबर 6 में हम लोग महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ये पढ़ेंगे और एक दृष्टि यानी कि कंप्लीट इसको पढ़ लेंगे। लगभग 5 से 6 पेज में, कहने का मतलब 5-6 में हम सभी योजनाएं खत्म कर सकते थे, लेकिन हम अकेले ही इस योजना को क्यों पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है, इसको समझाने के लिए ज़्यादा है। तो वही बात है कि आप जल्दी के चक्कर में रहेंगे, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी असर निपटा दो और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। और एक विचार हमारा पीटी के स्टूडेंट के लिए बन रहा है, क्योंकि आप लोग देखो पीटी में नंबर अच्छे हैं तभी आप मेंस के लिए पढ़ रहे हो, है ना, और हम पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो नए बच्चे हैं जिन्होंने पीटी भरा हुआ है तो कोशिश ये कर रहे हैं, हालांकि वो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ने के लिए ज़्यादा, तो इसलिए मैं उस पर ज़्यादा दिमाग लगा भी नहीं रहा। तो अगर कुछ बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और पीटी का भी फॉर्म डाला है, या नए बच्चे हैं इसको वीडियो को देख रहे हैं और पीटी का फॉर्म डाला है, तो बताना, मैं उनके लिए जल्दी कुछ करूँगा और आप एक कुछ प्लान बनाऊंगा जिससे कि जल्दी रिवीजन हो जाए और आपके एग्जाम में उनको मदद मिल सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू। जो है चैनल को जो है सपोर्ट करना, सभी तक पहुंचाना, ऐसे ही आगे लेक्चर आते रहेंगे। धन्यवाद।